This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लव अफेयर से नाराज पिता बना हैवान, बेटी की हत्या कर भट्टी में शव को जलाया। चौबीस घंटे में मुजफ्फरपुर में दूसरी लूट, अपराधियों ने सीएसपी संचालक को लूट के दौरान मारी गोली। और पटना निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, घूस लेकर राजस्व कर्मी को किया गिरफ्तार, मच गया हड़कंप। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, जिसमें पिता ने 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर 24 अप्रैल की शाम बेटी की जान ले ली और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को भट्टी में जला दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब गांव के चौकीदार अनिल कुमार को वारदात की भनक लगी। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए थानेदार रंजीत कुमार को पूरी जानकारी दी। इसके आधार पर किशोरी के पिता के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 30 अप्रैल की देर रात मुख्य आरोपी पिता नरेश पंडित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए अन्य आरोपियों के भी नाम बताए हैं। ग्रामीणों के अनुसार 24 अप्रैल की शाम आरोपित के घर पर डीजे और पार्टी का माहौल था। उसी दौरान लड़की की हत्या की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। यह पूरी योजना बेहद शातिराना ढंग से रची गई थी। बताया जाता है कि लड़की का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मार्च महीने में दोनों घर से भाग गए थे, जिसके बाद परिजनों ने तलाश शुरू की और थाने में शिकायत दी। सामाजिक दबाव और पुलिस कार्रवाई के डर से युवक के पिता ने दोनों को 19 मार्च को थाने में आत्मसमर्पण करवा दिया। लड़की को उसके पिता के हवाले कर दिया गया, लेकिन दोनों के बीच बातचीत बनी रही, जिससे पिता नाराज था। हाँ, ये पिछले महीने वो लड़की गई थी, अब प्रेमी संग चली गई थी और फिर बाद में खोजबीन के बाद से वो वापस आई थी। और जो ये घटना हुई है, लगता है कि जो पुत्री है वो या तो स्वयं आत्महत्या की है या जहर खाई है, या ये भी हो सकता है कि घर वाले ने मारा हो। और चाहे जैसे भी हो, डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए या फिर डेड बॉडी को छिपाने के लिए घर से पीछे बस बांस बिट्टी है और उसी बीच वहाँ पर एक तरह से उसको डेड बॉडी को जला दिया गया है। लेकिन कहीं से भी ये कहीं पे किसी भट्टी में जलाया जाना या ये सब, ये अलग बात है कि वो ये लोग कुम्हार जाति के हैं, तो मे भी कि अगल बगल में कहीं बर्तन वगैरह सब अपना बनाने के लिए, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए अलग से वो लोग एक ये रहता है घास पात सूखा हुआ, उसी से वो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। लेकिन जहाँ की घटना है वहाँ बिल्कुल ही एफएसएल टीम भी गई थी, हम लोग भी गए थे और वो वहाँ पर कुछ वैसा नहीं था कि वो कोई भट्टी है या कुछ भी है। सामान्य ढंग से जैसे और भी जगह पे होता है कि जो अपराधी होते हैं वो डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए या जल्दी समाप्त कर साक्ष्य मिटाने के लिए ऐसा कुकृत्य करते हैं। अब चाहे ये जैसे भी हो, ये बहुत कि काफ़ी जघन्य घटना है। तो हम लोगों ने पिता को गिरफ्तार किया है और इसके अलावा जितने भी दोषी लोग होंगे
सबके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माँ का भी सब बयान लिया। हाँ, सबका जिससे जितने भी लोग इसे हैं, जैसे कि माँ का कहना है कि उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया था, तो इससे अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि चाहे जिस ढंग से हो, चौकीदार के बयान पर ही FIR दर्ज इसलिए हम लोगों ने किया कि ग्रामीणों का कहना था कि सारे घर के लोग एक मत हैं। तो अगर माँ का भी बयान आया है सामने, तो उसका भी बयान हम लोगों ने कर लिया है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जितने भी दोषी लोग होंगे सबको हम लोग जेल भेजेंगे। मुजफ्फरपुर में पिछले 24 घंटे के अंदर दूसरे लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दिया है। एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने CSP संचालक को निशाना बनाते हुए गैस लूटने के बाद गोली मार दी। घटना बरुराज थाना क्षेत्र के कमालपुर बिखरौल की है, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के CSP संचालक पंकज कुमार के साथ पहले मारपीट की, फिर गोली मारकर रुपए और लैपटॉप लेकर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। स्थानीय और परिजनों के सहयोग से घायल पंकज को पहले प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से घायल पंकज को बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना के बाद बरुराज थाने के पुलिस और DSP पश्चिमी सुचित्रा कुमारी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की और आसपास लगे CCTV कैमरे को भी खंगाला। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। महल के परिजनों ने बताया कि बाइक सवार नाकापोश बदमाश उनके भाई के CSP केंद्र पर आए और 80,000 रुपए निकालने की बात कही। पंकज ने पैसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश पैसे नहीं निकाल पाया, तो बदमाशों ने पंकज के साथ पहले मारपीट की, फिर पंकज को गोली मारकर उसके पास जमा किए गए पैसे, लैपटॉप और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पैर में गोली लगने के कारण पंकज की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं DSP सुचित्रा कुमारी ने बताया कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने CSP सेंटर पर आए थे। लूट के दौरान CSP संचालक को गोली मार दी। बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। घटना की जांच शुरू हो गई है, जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। बैठे हुए थे और उसके बाद में चिल्लाने लग गया है पंकज भाई की संजय भाई दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो हम दुकान से निकले हैं, तब तक 2-3 गोली फायरिंग हो चुका है। अब पैर में गोली लगा है, अब चिल्ला रहा है। हम लोग दौड़े हैं, तब तक लोग एगो बंदूक ये साइड किया है ना, तो हम भी पिलर धर के साइड में खड़ा हो गए, तो हम लोग को भी मार दे। अब उसके बाद में हम साइड में आके चिल्लाने लगे। एक आदमी और थे, अब वो आदमी आया है, तो फिर गांव में चिल्लाया है, उधर चिल्लाया है, तब जाके सब आदमी जुटा है। पैसा से छीनने की बात आया है क्या? पैसा तो छीन के ले गया। कितना पैसा ले गया है? पैसा मोटा मोटी लेके आया था, लेकिन कितना था तो वो नहीं पता नहीं। अच्छा, गोली कै गो चला है? गोली 3 राउंड चला। अपराधी कै आदमी था? 2 आदमी। कथी से था अपराधी? ये सुपर स्प्लेंडर जो नहीं है काला वाला, वो था। और उसके बाद में एगो मास्क पहना हुआ था, और मास्क पहनने के बाद में एक हेलमेट पहन के आया हुआ था। दोनों को आप लोग चेहरा वाला देखे हैं कि नहीं? नहीं, चेहरा नहीं देखे। कौन चीज से सब गोली चला रहा था? ये वाला बंदूक जो होता है ना, जो 4 को 5 को जो भर के जो चलाता है, जो वही था। दोनों हाथ के में बंदूक था कि एक ही का था? एक आदमी के हाथ में था बंदूक का, एक आदमी पकड़ा। अच्छा, ये थी भी लड़ाई झगड़ा भी हुआ है लोग के बीच में क्या? हाँ, हुआ है। दुकान के बाहर के भीतर? पहले दुकान के अंदर में हुआ था। अब उसके बाद में पैसा छीन छान के जब भागा है ना, तब ये पंकज भाई पकड़ा है। अब पकड़ने के बाद में लास्ट में गोली चला है। परेशानी नाथ ब्रांच से CSP चलाता है। हम PN में मोतीपुर बस स्टैंड बथना ब्रांच में हम रहती हूँ। बैंक शाखी के पद पर काम करती हूँ। आज क्या हुआ, ये बैंक खोल के ब्रांच से पैसा लेके आ रहा था, बैंक खोल के चला रहा था वहाँ पर कमालपुर बिखरौल में, और वहाँ पर 5 लाख रुपया भी लूट लिया है, और मोबाइल भी छीन लिया है, और गोली भी मार दिया है अकेले समझकर। लैपटॉप भी उठा लिया है, गाड़ी भी उठा लिया है, और बैंक लूट लिया है। बताइए, वहाँ पर भी गार्ड देना चाहिए। कहाँ से आ रहे थे? ये कमालपुर बिखरौल में ब्रांच CSP खोला हुआ है, और उसी में बैंक चला रहा था। बोला 80,000 रुपया निकलेगा, तो कहा कि ठीक है निकल जाएगा। 3 बार 4 बार रिक्वेस्ट किया है, माउस पहना हुआ था, और बस उसके बाद पैसा भी दे दिया है, मोबाइल भी दे दिया है। तब भी कि जब दे भी दिया है तो चल दिया है, तो उठ के बाहर से साई निकला, साई गोली मारती है। बताइए, ऐसा घटना होता है।
कितना रुपया था इनके पास? 5 लाख रुपया निकाला है। क्या नाम है इनका? पंकज कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बौराज डकई पर घर है। ये जा कहाँ रहे थे? कहाँ जा रही थी? ये बैंक चला अपना पंजाब से बैंक CSP चलाते हैं, BC सेंटर चलाते हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति बहुत गंभीर है, गोली लगा हुआ है, लेकिन कोई डॉक्टर अगर जल्दी से इलाज नहीं हाली से कर रहे हैं। हम क्या बताएं? अभी नहीं बताएंगे, दोनों जांच में लगा हुआ है। एक सारा बताएंगे। कितने अपराधी थे? अपराधी 2-3 होगा या 4-5 होगा, तब ने इसको पटक पटक के मारबो किया है। उसके बाद की करा कि गोली मार दिया है। क्या क्या लूटा है? पैसा लूटा है, गाड़ी लूटा है और मोबाइल भी लूट लिया है। बलुराज थाना अंतर्गत कमालपुर गांव में पंकज कुमार नाम के CSP संचालक हैं, जो कि पंजाब नेशनल बैंक का CSP चलाते हैं। अभी दोपहर में लगभग 12:15 के अराउंड 2 अपराधी आए थे स्प्लेंडर बाइक से, और उन्होंने लगभग 3 राउंड फायरिंग की है, जिसमें से एक गोली जो है उनके पैर में भी लगी है। अभी इलाजरत हैं इसके MCH में, और लूट की घटना कारित हुई है। अमाउंट कितना है इसका अभी पता नहीं चला है। इधर निकले हैं। अभी हम लोग पता कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस विषय। भ्रष्टाचार के खिलाफ पटना निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर में एक भ्रष्ट राजस्व कर्मी निगरानी के हत्थे चढ़ गया। पटना की विशेष निगरानी टीम ने शनिवार की दोपहर कथैया थाने पर जमीन संबंधित जन शिकायत की सुनवाई में आए राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार सिन्हा को 7,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पंकज कुमार ने चकचूहर के अरुण कुमार से 5 डेसिमल जमीन के दाखिल खारिज के लिए 7,000 रुपए घूस की राशि की मांग की थी। उन्हें घूस के रुपए लेकर कथैया थाने पर बुलाया गया। निगरानी की कार्रवाई से मोतीपुर अंचल में हड़कंप मच गया है। शनिवार को कथैया थाने पर जमीन संबंधित विवाद की सुनवाई के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया था। इस जनता दरबार में मोतीपुर सीओ के प्रतिनिधि के रूप में राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार शामिल हुआ था। अरुण को बीते साल सितंबर महीने में दाखिल खारिज के लिए राजस्व कर्मचारी परेशान कर रखा था। वह कहता था कि सिस्टम में आइए तो दाखिल खारिज हो जाएगा। घूस देने से अरुण कुमार ने इनकार कर दिया तो उनके दाखिल खारिज को पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। कई बार अरुण कुमार मोतीपुर सीओ से मिलकर इसकी शिकायत भी कर चुके थे, लेकिन कोई सुनवाई सीओ के द्वारा भी नहीं की गई थी। बार बार मोतीपुर अंचल में दौड़ने के बावजूद काम नहीं होने पर अरुण ने निगरानी थाने में शिकायत की। निगरानी टीम ने सत्यापन किया, इसमें भी घूस मांगे जाने की बात की पुष्टि हो गई। शनिवार को अरुण को घूस के रुपए के साथ कर्मचारी पंकज कुमार सिन्हा ने कथैया थाने पर बुलाया था। इधर निगरानी पटना की टीम ने जाल बिछाकर रखा था, जिसमें वह फंस गया। थाने के बाहर 7,000 की घूस की राशि लेते हुए पंकज को निगरानी की विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। विजिलेंस टीम उनसे पूछताछ कर रही है। जी, घटना यही है कि मैं अपने माँ से 5 डेसिमल ज़मीन लिखाए थे और उसका मोटेशन के लिए जब कर्मचारी के नज़दीक गए तो हमसे 7,000 रुपये का मांग किया गया कि जब तक रुपया के बिना कोई काम नहीं होता है। और तो हमने बहुत आग्रह किया कि कर दिया जाए, हम लोग मजबूर आदमी हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 7,000 रुपया का मांग करते रहे। तो हमने निगरानी में संपर्क किए। संपर्क करने के बाद में इनको पैसा दिया गया और उसी समय अरेस्ट हो गए। ये 5-6 महीने से मांग रहा है। कहाँ लेके बुलाया था पैसा? जी, पैसा लेके कहाँ बुलाया था? ये कथैया थाने पर। थाने पर बुलाया? जी। क्या बोला था? बोले थे कि यहीं पे हम हैं, जनता तो दरबार लगा है। जनता दरबार लगा हुआ है। तो हम थाने पर पहुंचे तो थाने के कंपाउंड में ना लेकर के बोले कि बाहर चलिए। बाहर रोड पे आकर के लिए हैं, फिर निगरानी वाले पकड़ लिए हैं। कितना दिन से परेशान थे? हम तो 7 महीना से लगभग परेशान थे, बहुत ज़्यादा। मोटेशन के नाम पर मांग रहा था? मोटेशन के नाम पर। कितना का डिमांड था? 7,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एक अरुण जी हैं चकचूहर के, उन्होंने अपना ज़मीन के म्यूटेशन के लिए मोतीपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार सिन्हा जी को काम उनका पेंडिंग था पंकज कुमार सिन्हा जी के पास। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो म्यूटेशन का काम का अधिकार उनका रहता है, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा
7,000 रुपया की मांग अरुण जी से की गई। ये रिश्वत देना नहीं चाहते थे। इसकी शिकायत इन्होंने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना को किया। पटना में हमारे एक अफसर के द्वारा उसकी जांच की गई उस आरोप का। तो आरोप में उन्होंने उस आरोप को सत्य पाया कि मांग उनके द्वारा की जा रही है। इसका उन्होंने रिपोर्ट दिया। उसके बाद 22/2025 कल केस दर्ज हुआ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो थाना में, निगरानी थाने में। और आज जो है 6 सदस्यीय धावा दल की टीम के द्वारा उन्हें कथैया थाना के पास भरोसा चौक है, वहाँ से उन्हें 7,000 रुपया 7,000 लेते हुए उन्हें अरेस्ट किया गया है। ये थाना पर बुलाए थे जनता दरबार के दौरान? वो नहीं, वो उनका उस जनता दरबार से मतलब नहीं था। आज एक्चुअली वहाँ पे हो सकती है उनकी ड्यूटी रही होगी। हम लोग को जानकारी, उन्होंने परिवादी को जो बुलाया उन्होंने कि थाना के पास आप रहिएगा, ड्यूटी हमारी है वहाँ पे, उसके बाद निकलेंगे तो आप पैसा दीजिएगा। तो उसी क्रम में रंगे हाथ पकड़े। हाँ, वहाँ पर रंगे हाथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र के बेला फेज 2 स्थित भिननपट्टी में शुक्रवार की रात सड़क किनारे गैस पाइपलाइन लीकेज होने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सतर्कता के चलते मार्ग पर कुछ समय के लिए वाहनों का आवागमन बंद करा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही इंडियन ऑयल के कर्मी मौके पर पहुंच गए और गैस की सप्लाई को बंद किया। लगभग 2 घंटे के बाद सप्लाई बंद होने के बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। गैस के लीकेज होने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। इस दौरान प्रशासन भी सतर्क हो गया और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा उपाय लोगों को बताया। इस दौरान 2 घंटे तक इलाके की बिजली गुल रही। बताया जा रहा है कि पानी के लिए बेला फेज 2 के गेट के समीप गड्ढा खोद दिया गया। इसी खुदाई के दौरान यह घटना हुई। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द पाइपलाइन की मरम्मत और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। लमसम 8 बजे लमसम में हुआ था यह घटना और पूरा अभी तक के लिए चल ही रहा है। देखिए अभी तक कम हुआ है थोड़ा सा। लोगों में काफी डर है, बहुत ज़्यादा डर है। पूरा गांव में बना हुआ है, सब गांव खाली है, पूरा बच्चा लोग रो रहा है, भटक रहा है। कितने बजे लोगों को सूचना दिया आने के लिए? सूचना सर उसी समय मिला है, कोई फ़ोन नंबर कोई कुछ नहीं था, मगर फिर भी पता करते करते खबर गया है। कितनी देर के बाद ये लोग आए हैं? ये लोग आए आधा घंटा के बाद आए ये लोग। अभी तक तो उसको जो लीकेज है उसको नहीं लीकेज कोई नहीं, खाली बोल रहा है कि बंद हो गया, सारा भी वैसी है, सब चल रहा है। कारण क्या, कैसे हुआ है? कारण यही हुआ है जो पाइपलाइन जो खुदाई हो रहा था ना, वही पाइपलाइन जेसीबी वाला वही वार्ड पार्सल के द्वारा खुदाई हो रहा था नगर निगम के कारण से फट गया। जी एलपीजी जो घरेलू कनेक्शन होता है गैस का, वो फट गया है किसी न किसी कारण से। बोले तो वो लगा रहा था पाइप, पानी वाला वाटर पाइप, तो इसकी वजह से वो फट गया है वहाँ पे जेसीबी से। और इसको 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक बंद नहीं हुआ है। सब लोग घर से निकल के भागे हुए हैं। बताइए, ऐसे में अगर थोड़ा भी तिनका अगर लगेगा तो पूरा मोहल्ला साफ हो जाएगा। बत्ती गुल कर दिया गया, बत्ती कटवा दिया गया है टोटल। लगातार इसका स्मेल भी बहुत ज़्यादा। वो तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे बाइक वाइक सारा किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे 1000 प्लस होगा समथिंग घर। कितने बजे से आप लोग रोड पर हैं? यहाँ पे एक घंटा प्लस हो चुका है, 1 घंटा प्लस। कहीं ना कहीं डर दहशत भी बना, बहुत ज़्यादा बना हुआ है। बच्चे लोग रो रहे थे, भाग रहे थे रोड पे। घर खाली है। जी आया तो है, बट अभी तक बंद नहीं हुआ। तो आप देख ही रहे हैं, आप यहाँ पे है मौजूद। लोग घर में ही है कि बाहर चले? सब बाहर है, अभी कोई घर में नहीं गया है। लीकेज का कारण कुछ तो पता चला? लीकेज का कारण ये था कि पानी का पाइप लगा रहा था नीचे, तो जेसीबी से खुदाई हो रहा था उसको नीचे दाबने के लिए। एक बार फट चुका था पहले, तो इसकी वजह से शायद ज़्यादा कर दिया, इस वजह से वो फट गया। सूचना मिली कि गैस लीकेज है। अच्छा, बस यही सूचना मिला। क्या स्थिति है? अब बंद हो गया है, सब गैस बंद हो गया है। कितने देर तक रिसाव होता रहा? कम से कम 1.5 घंटा का लगभग। अभी बंद करा लिया गया है? बंद हो गया, कोई दिक्कत अभी नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कारण पता चला है क्या लीक हुआ है? अब देखते हैं सामने में जो तोड़ल है उसी चलते हुआ है, तोड़ने के दौरान हुआ है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के इमली ढाला से कुछ दूर आगे शनिवार की दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक के डिवाइडर से टकराने से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरीके से घायल है। उसे बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर साहिबगंज की पुलिस पहुंची और दोनों को लेकर सीएचसी आई। चिकित्सक ने छपरा जिले के पानापुर थाना अंतर्गत टोटाहा जगतपुर के 42 वर्षीय बदन शाह उर्फ मदन शाह को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्र शाह को रेफर कर दिया गया।
घटना को लेकर बताया गया कि ये लोग शादी विवाह में मेहमानों के लिए खाने परोसने का काम करते हैं। इसी को लेकर घटनास्थल के पास में शादी समारोह को लेकर आए थे। पास में कोई काम से ये लोग बाइक से आए थे। इसी बीच हादसा हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूचना यही मिला कि हम लोग आए थे वहाँ खाना खिलाने और वेटर में आए थे हम लोग खाना खिलाने। बांगड़ा घाट पुल के इस साइड में और शादी भी था शायद, उसमें आए थे खाना खिलाने। तो वहाँ पे हम लोग बैठे थे, ये लोग बोले कि हम आ रहे हैं, कुछ काम है, जा रहे हैं। हम लोग बैठे थे 1 घंटा वहाँ पे बैठे थे। फिर 1 घंटा बाद हमें कॉल आया कि यहाँ पे ये इमली चौक है, हाँ इमलिया ढाला, यहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी का डेथ हो गया है और एक आदमी जिंदा है। तो हम लोग वहाँ से चल दिए। कहाँ से फोन है, कौन फ़ोन किया? वो जो गाड़ी वाले थे ना, 4 व्हीलर से लेकर आए थे, वही फ़ोन किए। वो शायद सजोरा के थे, बोल रहे थे कि हम इनको पहचानते हैं। तो वही फ़ोन किए कि आप राजा कुमार बोल रहे हैं। तो हम बोले हाँ राजा कुमार बोल रहे हैं। तो बताए कि हाँ यहाँ पे 2 आदमी का एक्सीडेंट हो गया, पल्सर गाड़ी है, एक आदमी का डेथ हो गया है और एक आदमी होश में है। तो आप लोग आइए जल्दी। क्या नाम है? मृतक का नाम है मदन शाह। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम लौटन शाह। उम्र कितना होगा लगभग? उम्र यही 45-50। घायल है? वो घायल है, उनका 30-35 साल होगा। नाम क्या है? उनका नाम पता नहीं है, ऐसे पहचानते हैं, गांव के हैं। एक ही गांव के हैं दोनों? हाँ एक ही आदमी। वो दोनों आदमी एक ही घर के हैं, मतलब आसपास के हैं। जैसे उधर उनका घर है, हाँ हम लोगों का घर एक ही जगह है। तो हम टोटहा जगतपुर। मिली कि एक आदमी 2 आदमी बाइक से टकरा करके रोड पर पड़ा हुआ है। तत्पश्चात हम लोग वहाँ पहुँचे, देखे कि एक आदमी छटपटा रहा है, एक आदमी अस्थिर हो गया था। दोनों को गाड़ी से लाया गया पीएससी साहबगंज। एक आदमी को रेफर कर दिया गया, एक आदमी मृत पाया गया। क्या नाम है मृतक? मृतक का मदन शाह। घायल का नाम? घायल का नाम मुझे पता नहीं। क्या एक्सीडेंट कैसे हुआ है? बाइक से डिवाइडर से लड़ गया। कौन जगह पर? इमलिया ढाला के आगे। आगे की कार्रवाई की जा रही है? आगे की कार्रवाई की जा रही है। संविधान विरोध सांप्रदायिक वक्फ संशोधन कानून को रद्द करने के सवाल पर भाकपा माले के राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत मुजफ्फरपुर के समरनालय परिसर में माले और इंसाफ मंच ने संयुक्त रूप से धरना दिया। धरना की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले दिनों आतंकी हमले में मारे गए लोगों को 1 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान देश के लिए कठिन समय में आतंक, युद्धोन्माद और सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का संकल्प लिया गया। धरना में माले जिला सचिव कृष्ण मोहन, राज्य कमेटी सदस्य जितेंद्र यादव, माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह, इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफ्ताब आलम, इंसाफ मंच के राज्य सह सचिव जफर आलम और फहद जामा, मानवाधिकार कार्यकर्ता जावेद केसर, एक्टू के जिला सचिव मनोज कुमार यादव, रसोईया संघ के जिला सचिव परशुराम पाठक सहित विभिन्न पार्टी संगठन के लोग शामिल रहे। इस दौरान धरना सभा को संबोधित करते हुए माले और इंसाफ मंच के नेताओं ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम समुदाय व उन्हें संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष हमला है। यह विधेयक धर्मार्थ कानून निर्माण का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। ये हम लोग का जो धरना है राज्यव्यापी धरना है। बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर आज धरना हो रहा है। धरना के जरिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 26 लोगों ने अपने जान को कुर्बान किए हैं, उनको सबसे पहले हम लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस घटना के बहाने जो युद्ध उन्माद भड़काने की कोशिश हो रही है, हम लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। कौन कर रहा है वो? ये मोदी सरकार युद्ध उन्माद भड़काने की कोशिश कर रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि आतंकी हमला हुआ है, इसमें तो सबसे पहले मोदी सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि वहाँ सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। तो सुरक्षा की जो जिम्मेवारी जिनकी थी, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी से मुकर रहे हैं। अच्छा, सुरक्षा में चूक हुई, ये तो बात सही है, लेकिन ये जो कारनामा किया गया, ये किसके द्वारा है? ये जिन आतंकी के द्वारा किया गया, टारगेटेड उस पर कार्रवाई हो, टारगेटेड कार्रवाई हो।
युद्ध उन्माद भड़का करके एक देश दूसरे देश से जब युद्ध होता है तो उसमें आम आवाम मारे जाते हैं, उसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बच्चे, महिलाएं। और इसमें दुनिया की जो बड़ी शक्तिशाली देश है ज़बरदस्त ढंग से हथियार को कारोबार करता है और हमारे देश के जो संसाधन हैं, जो देश के विकास में खर्च होता है, देश के जनता के बुनियादी चीज़ों में जो खर्च होता है वो हथियार में चला जाता है। तो इस तरह हथियार के खरीद बिक्री में चला जाता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं युद्ध नहीं हो, युद्ध उन्माद सरकार भड़काना बंद करे, देश के अंदर नफरत की राजनीति बंद करे और जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ है, उस आतंकियों को टारगेटेड कार्रवाई सरकार करे। दूसरी नंबर बात, पार्लियामेंट के अंदर वक्फ संशोधन जो कानून सरकार लाया है, ये संविधान विरोधी कानून है। ये संविधान जो अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है, उसका सीधा हनन है। इसीलिए वक्फ संशोधन कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। इस बात के लेकर के हम लोग पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर आज हम विरोध दिवस मना रहे हैं। और साथ साथ 1857 का प्रथम विद्रोह का 10 मई को होने वाले हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ये देश साझी शहादत के बदौलत हासिल हुआ है अंग्रेज से, और ये देश साझी विरासत है। इसलिए साझी शहादत, साझी विरासत जिंदाबाद, नफरत की राजनीति मुर्दाबाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डैन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 3 साल पहले दुनिया छोड़ चुकी हीरा देवी को निगम वृद्धा पेंशन दे रहा है। दूसरी ओर 62 महिलाओं की पारिवारिक पेंशन बंद कर चुका है। इसके लिए निगम प्रशासन व यूनियन के बीच तकरार चल रहा है। शहर के वार्ड 4 स्थित विश्वकर्मा मंदिर के सामने रहने वाली हीरा देवी की मृत्यु 2022 में 22 फरवरी को हो गई थी। बावजूद इसके अकाउंट में वृद्धा पेंशन की राशि भेजने से सिस्टम पर सवाल खड़ा हो गया है। पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने इसकी जांच कराने व दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि गरीब की मृत्यु पर उसे कबीर अंत्येष्टि का लाभ भी नहीं मिल रहा है, जबकि स्वर्गवासी को निगम वृद्धा पेंशन दे रही है। नगर निगम पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। नगर आयुक्त महोदय समय काट रहे हैं। माननीय महापौर महोदया को कोई मतलब नहीं है, उनका बंधा बनाया आता जाता रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। नगर निगम के जो भी कर्मचारी हैं उनको भी जब अंकुश नगर आयुक्त का नहीं है, न मेयर का है, तो वो लोग भी बेलगाम हो गए हुए। उसी की वानगी ये है कि आपको वार्ड 4 में 2022 में एक महिला मरी, 22 में, और उसका पेंशन आज तक आ रहा है, और जो जिंदा है उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये नगर निगम को बहुत बड़ी लापरवाही है। और मैं ये कहूंगा कि ये पैसा नहीं दे रहा है, और जो नगर निगम कार्यरत महिला लोग है उसका भी पैसा जो मर गया उसका पारिवारिक लाभ नहीं दे रहा है नगर निगम। और सबसे बड़ी चीज ये है कि फरवरी में और मार्च में इसी साल हमारे वार्ड में 2 आदमी मरा, और दोनों बीपीएल धारक था। इसके लिए मैंने कितने बार आपके माध्यम से आवाज उठाया, नगरायुक्त महोदय को फोन भी किया, लेकिन आज तक उनको पैसा नहीं मिला। कबीर इंडस्ट्री का जो पैसा होता है, माननीय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका पैसा है, उनका पैसा भी तो नहीं मिला है। ये नगर निगम के और नगर निगम के जो कर्मचारी उसकी घोर लापरवाही है। इसके लिए मैं नगर विकास मंत्री का कल गया था, संयोगवश
नहीं मिल पाया, मैं फिर कल जा रहा हूं और कल परसों 5 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री सर्वज चौधरी आ रहे हैं, उनके समय में आवाज उठाऊंगा। लगातार नगर निगम के कर्मचारी लोग आंदोलन भी करते रहते हैं कि हमको पेंशन का पैसा नहीं मिलता है, जिनका जरूरत है उनको मिल नहीं पा रहा है। भाई नगर निगम कर्मचारी को नगर निगम के स्टाफ लोग पैसा नहीं दे रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आप माननीय महापौर चुपचाप है, नगर आयुक्त कोई मतलब है नहीं, ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है, ये चीज अच्छी चीज नहीं है, ये नगर निगम के साख पर बट्टा लग रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जातीय गणना कराए जाने के फैसले को लेकर एनडीए नेताओं ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। कहा कि जातीय गणना से समाज के हर वर्ग का विकास होगा। मुजफ्फरपुर पहुंचे जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि जातीय गणना को लेकर विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है और इसका श्रेय लेने की होड़ में है, जबकि सत्ता में रहते उन्होंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। वहीं प्रदेश श्रम मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार ने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए जातीय गणना बहुत जरूरी था, वर्षों से लंबित था। कार्यक्रम का संचालन जदयू जिलाध्यक्ष रामबाबू सिंह खुशवाहा ने की। मौके पर भाजपा पूर्वी के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चुलबुल शाही, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता रियाज अहमद मौजूद रहे। देखिए, जातीय जनगणना और किसी कोर एजेंडे पर काम करना, ये दोनों कार्य भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी साथ साथ किया। वैसे बेहतर होता कि इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आप लेते, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये एक युगांतकारी कालजयी निर्णय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक ऐसी पृष्ठभूमि से देश के शीर्ष पर पहुंचे हैं जहां सामान्य तौर पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक चाय वाला देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंच करके देश की अगुवाई करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जज्बे ने ये संभव कर दिखाया। उन्होंने इस दौरान जो वेदना और पीड़ा भोगी है, कहीं ना कहीं वो इस फैसले की एक बड़ी वजह रही होगी। जो समाज में विसंगतियां हैं और जो खामियां उन्होंने देखी, उनको लेकर के उनके मन का जो दर्द था वो उमड़ रहा था। और वो फैसला लेने के पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इसके खिलाफ वो कब थे। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, हमारा अनुभव बिहार में जातीय सर्वे को लेकर के जो है उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले के खिलाफ बता रहे थे, तो या इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर जो लोग भी निशाने साध रहे थे, मैंने तो विस्तार से चर्चा की कि 19, 20, 21 तीन महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। 19-20 में विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हुआ जातीय गणना, उस समय उसको हम कह रहे थे। और उस समय बिहार में नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार के मुखिया थे। 21 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बिहार के नेताओं का शिष्टमंडल, जिसमें सभी दल शामिल थे, उस समय भी एनडीए की सरकार थी। बीच में कुछ दिनों के लिए जिस समय ये निर्णय लिया गया कि जातीय जनगणना, जातीय सर्वे कराया जाएगा, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बिहार अगर चाहे तो अपने संसाधनों से जातीय सर्वे करा सकता है। ये फैसला लेने समय भी एनडीए की सरकार थी। और जिस समय जब ये आंकड़े आ गए और इन आंकड़ों के आधार पर पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ चाहे वो अल्पसंख्यक तबके के लोग हो या सवर्ण हो, सबके जब आंकड़े सामने आ गए तो फिर आरक्षण के बड़े दायरे को लेकर जो निर्णय राज्य के मंत्री परिषद ने लिया, उस समय भी कैबिनेट जो थी वो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए की थी। और 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को जो 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग लघु मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का जो दिया गया, वो फैसला एनडीए की सरकार में उसी कैबिनेट में लिया गया। तो मुझे लगता है तथ्यों पर जाएं, और जो लोग आज बोलते हैं कि हम इस मुद्दे पर हमारे दबाव में बिहार में हुआ या देश में हुआ, तो फिर उनको ये साफ करना चाहिए कि 90 से 2005 तक आप घास छीलने के लिए तो मुख्यमंत्री बने नहीं थे। आपको बिहार में कर देना चाहिए था जातीय सर्वे,
जब इसके सर्वांगीण विकास के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी थी, वर्षों से लंबित था। कांग्रेस ने 1951 से लेकर 2011 तक लंबे समय तक वो शासन में रहे और सिर्फ SC ST का सर्वे करने का काम किया, अन्य जातियों का सर्वे करने का काम नहीं किया। और आज जो लालू यादव, तेजस्वी यादव पीठ थपथपाते हैं, इन्होंने ये सरकार में थे, लेकिन इन्होंने उसका विरोध करने का काम किया। आप याद कीजिए 2010 में जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम जातीय जनगणना के लिए एक टीम बनाएंगे, इसको संसद से पारित कराएंगे, तो किसने विरोध किया था? देश के गृह मंत्री P चिदम्बरम ने विरोध करने का काम किया था। लालू यादव मुख्य दर्शक बने हुए थे। तो लालू यादव को यह जवाब देना चाहिए कि जब आप 10 साल उनके साथ केंद्र में थे, रेल मंत्री थे, तो आपको याद नहीं आया? तो यहाँ तो देश में क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। बाप चारा चोर, बेटा क्रेडिट खोर। अभी 17 महीने की चर्चा करते हैं, कभी 15 साल की चर्चा नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये नौकरी दिए, तो नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? ये आरक्षण इनके जिस पार्टी की पूरे देश में 4 सांसद हैं, 4 क्यों होता है? कंधा देने के लिए। जो 4 सांसद हैं वो कहते हैं कि हमारे दबाव में बना दिया। जो कांग्रेस इतने बेहतर परफॉर्मेंस के बाद भी, करने के बाद भी, लगने के बाद भी 99 पर ही अटक गई, 100 का आंकड़ा नहीं कर पाई। और पिछले 3 चुनाव देख लीजिए, चाहे वो 2014 हो, 2019 हो, चाहे 2024 हो, तीनों में जिनको उनका सीट आया, वो भी अभी भारतीय जनता पार्टी को अकेले जितना आया उतना उनका नहीं है। वो भी कहते हैं कि हमारे दबाव में आए। तो विपक्षी तो जब सत्ता में रहते हैं तो सत्ता की मलाई खाते हैं, और जब सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं तो उन मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया कोठी में राजद नेता धीरज शुक्ला के नेतृत्व में महागठबंधन के बैनर तले पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरा। मार्च के दौरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही भारतीय सेना के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। मार्च में शामिल लोगों ने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। राजद नेता धीरज शुक्ला ने केंद्र सरकार की नीतियों को विफल बताते हुए कहा कि आए दिन देश में आतंकी हमले हो रहे हैं, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतिगत विफलता है। देश में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने एक सुर से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तो श्रद्धांजलि है उन सभी मृतकों के लिए जो खुशियां मनाने गए थे और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि, और सरकार के खिलाफ कि सरकार का ऐसा नीति है कि आए दिन आतंकवादी मार के जा रहे हैं लोग को। देश का कोई एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसका कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है सफलतापूर्वक, बढ़िया से देवरिया पूरे बाज़ार में। और हम लोग इसके लिए आंदोलन आगे करते रहेंगे। सरकार, मोदी सरकार का असफलता साफ तौर पे दिख गया कि एक जनता, एक लोग सुरक्षित नहीं है। क्या मांग करते हैं कि जो भी मृतक हैं, जो भी निर्दोष का हत्या किया गया है, उन लोगों को उचित मुआवजा मिले और न्याय मिले, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले और सभी मृतकों को न्याय मिले। के लिए उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उचित उनको न्याय मिले। इसमें सहभागिता दिए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भाइयों का हम एकदम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं कि सभी लोग ने हमारा साथ दिया यहाँ पे। और राजद का टीम, हम लोग नाजायज़ कोई भी चीज़ होगा, चाहे वो देश में हो, घर में हो और बाज़ार में हो, हम लोग हमेशा बोलने का, आवाज़ उठाने का काम करेंगे और किसी से डरने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग डट के मुकाबला करेंगे, कोई भी गलत होगा उसका। मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान मंदिर के सभागार में एक बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से समिति का विस्तार किया, जिसमें हरिद्वार प्रसाद सिंह को संगठन का मार्गदर्शन, आचार्य चंद्रकिशोर पराशर को अध्यक्ष, रूपेश कुमार सुनील कुमार को उपाध्यक्ष, राकेश पटेल को महासचिव, लोकेश कुमार, राघवेंद्र राज राघव, बसंत सिंह को सचिव एवं संतोष कुमार, योगेंद्र सिंह योगी, संजय कुमार को कार्य समिति सदस्य मनोनीत किया गया।
बैठक के तत्पश्चात प्रेस वार्ता का आयोजन कर समिति के अध्यक्ष चंद्रकिशोर प्रासर ने पत्रकारों को बताया कि आज बैठक कर सभी अधिकारियों ने सर्वसम्मति से संगठन का विस्तार और कार्यक्रमों का आकार दिया गया है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेलवे प्रशासन द्वारा तोड़े गए मंदिर के नवनिर्माण के लिए आगामी 4 से 10 मई तक हस्ताक्षर अभियान शहर के विभिन्न भागों में चलाया जाएगा। तत्पश्चात सोनपुर जाकर मंडल रेल प्रबंधक से मुजफ्फरपुर जंक्शन पर तोड़े गए 2 मंदिरों के नवनिर्माण के लिए मांग पत्र हस्तगत कराया जाएगा एवं वार्ता की जाएगी। देखिए, अभी लगभग विगत 2 महीना से हम लोग ये मंदिर नवनिर्माण समिति को लेकर संघर्ष कर रहे थे। अब लगता है कि इसकी लड़ाई को हमको गति अब हम लोग को देना पड़ेगा, इसलिए विस्तृत रूप दिया गया है और जो अस्थायी था उसको भंग करके अस्थायी रूप से अब सभी को कमेटी बनाया गया, जिसमें मुझे महासचिव का दायित्व दिया गया है। हम लोग कल से अब इसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रहे हैं, जो हमारा कल्याणी चौक, आमगोला, घोड़िया बाजार, अखाड़ा घाट और शहर के अन्य जगहों पर यह हमारा 10 तारीख तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा और इतने भी हस्ताक्षर होंगे उस सबको लेकर हम लोग एक पूरी कमेटी हाजीपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। वहाँ हाजीपुर के डीआरएम ऑफिस है, वहाँ हम लोग डीआरएम से मांग करेंगे कि ठीक है, आपने मंदिर विकास के रूप में अगर तोड़ा है तो उस मंदिर को पुनः वैसी जंक्शन के आसपास कहीं आप तुरंत स्थापित कर दे और जल्द से जल्द इसका निर्माण हो जाए, ताकि हिंदुओं के आस्था पर जो ठेस पहुंचा है उसको लोग भूल कर फिर से अपनी आस्था और श्रद्धा में लोग लग जाएंगे। हम लोग का यही मांग है और कोई विशेष मांग नहीं है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा भी विलम्ब होता है तो हमारे हिंदू संगठन के लोग अब आगे की रणनीति बना रहे हैं, उस पर भी देखा जाएगा। हम लोग का जो संवैधानिक मौलिक जो अधिकार होता है उसको अभी हम लोग पालन करते हुए जाएंगे। जैसे हम लोग अब आया है कि हम लोग अब 1 दिन का धरना जंक्शन परिसर में ही देंगे, हो सकता है तो 1 सप्ताह का भूख हड़ताल पे हम लोग बैठेंगे। उसके बाद ना होगा तो फिर अन्य योजना हम लोग चला रही है, उस योजना के माध्यम से सरकार को हम अपने झुकने पर मजबूर करेंगे, ताकि हमारा जो आस्था पर ठेस पहुंचा है वो आस्था को ठेस पहुंचने वाली जो बात की है अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। क्या नाम? प्रेस वार्ता का आयोजन का विषय है ये जो 10 मार्च 2025 को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 2 मंदिरों को तोड़ा गया और अन्य मंदिरों के पुजारियों को नोटिस भेजा गया है। इस संदर्भ में जो आंदोलन चल रहा है उसके तीसरे चरण की घोषणा के लिए और साथ ही हम लोगों ने संगठन का विस्तार किया है, उसकी भी घोषणा करनी है। और इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने संगठन का विस्तार किया है। अध्यक्ष का दायित्व तो मेरे ऊपर है, इसलिए यह आवश्यक था कि एडहॉक कमेटी को हम लोग अस्थायी समिति में बदलें, चूंकि 2 महीने हमारे आंदोलन के बीत गए हैं और अब अस्थायी समिति के रूप में हम लोगों ने कुछ उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव का दायित्व हम लोगों ने बढ़ाया है। और इस क्रम में हम लोगों ने श्री रूपेश कुमार, श्री सुनील कुमार को उपाध्यक्ष के रूप में, श्री राकेश पटेल जी जो हमारी बाईं ओर है ये महासचिव के रूप में, श्री लोकेश कुमार, श्री राघवेंद्र राघव, श्री वसंत सिंह को सचिव के रूप में हम लोगों ने दायित्व दिया है और 1 सप्ताह के बाद इसका पूरा गठन कर लिया जाएगा, क्योंकि अन्य पद पर भी जो लोग हैं। दूसरी चीज ये तय हुआ है कि आज 3 मई है, 4 मई से 10 मई तक हम लोग मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर, मंदिरों पर एकत्र होकर प्रत्येक दिन शाम को हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे डीआरएम सोनपुर के नाम, जिसमें हम लोग मंदिर को रिस्टोर करने की मांग करेंगे और तत्पश्चात उसको लेकर एक सामूहिक रूप से हम लोग डीआरएम से अपॉइंटमेंट लेकर के उनके कार्यालय पर सोनपुर में धरना और प्रदर्शन करेंगे और साथ ही उनके साथ वार्ता करके इसका समाधान निकालेंगे। अगर इसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो हम लोग अंतिम हमारे पास एक ही रास्ता रहेगा कि जिस प्रकार अयोध्या में कार सेवा की गई उसी प्रकार मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर भी कार सेवा करेंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि हम लोग न्यायालय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और अगले सप्ताह हम लोग माननीय उच्च न्यायालय पटना में जनहित याचिका दायर करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के निर्णय के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मुजफ्फरपुर में एक आभार यात्रा निकाली। इस यात्रा का नेतृत्व पार्टी के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने किया। यात्रा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से शुरू होकर जिला समाहरणालय के धरना स्थल पर पहुंची।
जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और केंद्र सरकार के इस निर्णय का समर्थन किया। पार्टी के प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने बताया, रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के निर्देश पर आज पूरे बिहार में हमारी पार्टी द्वारा आभार यात्राएं आयोजित की गई है। यह यात्रा केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के निर्णय के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सदन के अंदर और बाहर जातीय जनगणना की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया है। हाल ही में वाल्मीकि नगर चिंतन शिविर में भी इस मांग को दोहराया गया था। केंद्र सरकार ने हमारी इस मांग को स्वीकार कर लिया है, जिसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष रियाज अहमद, महासचिव रमेश कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष आत्मानंद सिंह, नंदकिशोर प्रसाद, अरुण कुशवाहा, रमन कुशवाहा सहित दर्जनों नेता मौजूद रहे। हम लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर हम लोग प्रधानमंत्री के द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, वह ऐतिहासिक फैसला जो है उपेंद्र कुशवाहा जी का बहुत पहले से मांग होती थी, जातीय जनगणना कराना, जिस पर प्रधानमंत्री जी आज से 2 दिन पहले जो उनका कैबिनेट के जो फैसला हुआ जातीय जनगणना कराना पूरे देश में, उनके प्रति हम लोग आभार यात्रा हम लोग निकाल कर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। यह है जो उनका ऐतिहासिक फैसला है, यह बहुत सराहनीय है। इस फैसला से यहाँ के जितने गरीब बुढ़वा और हर तबके के लोग हैं, उन लोगों को बहुत इससे बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए हम लोग उनके प्रति आभार है। विपक्ष तो कहने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, वो आज़ाद है विपक्ष है, लेकिन विपक्ष 50 वर्षों से सत्ता में था तो यह काम क्यों नहीं किया? विपक्ष को करना चाहिए। 2022 में बिहार में जातीय गणना हुई, उसके बाद से लगातार विपक्ष मांग उठा रही थी कि जातीय जनगणना पूरे देश भर में होनी चाहिए। विपक्ष के मांग पर एनडीए सरकार को झुकना पड़ा है। नहीं, कुछ जगह ऐसे भी हैं, उनके सरकार है, विपक्ष के सरकार है, कुछ राज्यों में सरकार है, वहाँ तो उनको कराना चाहिए ना, वहाँ उनको कराना चाहिए, वहाँ वो नहीं कर रहे हैं। ये श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से जिला मुख्यालय पे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार यात्रा हम लोग निकाले हैं। और हमारी पार्टी के बीते कुछ दिन पूर्व ही पार्टी की ओर से 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर की कार्यक्रम समापन हुई है वाल्मीकि नगर में, और वहां से हमारी पार्टी की ओर से 14 सूत्री मांग जो है सो हमारी पार्टी की ओर से रखी गई थी, जिसमें से एक ये भी था जो जातीय जनगणना विशेष करके। तो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस फैसला जो जातीय जनगणना की लिया गया है, यह बड़ी ही सौभाग्य है। और हमारी पार्टी जो है सो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पूरे बिहार में जो है सो हम लोग आभार यात्रा निकाले हैं। फायदा मिलेगा इससे? बिल्कुल निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा, और जातीय जनगणना होने के बाद जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और निश्चित रूप से सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के सभी जात धर्म के लोगों को इसकी बेनिफिट मिलेगी। दिलीप, षड्यंत्र आप लोग रख रहे हैं, एनडीए षड्यंत्र रख रहा है? नहीं, ऐसा चुनावी वर्ष में किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या तो विपक्ष आज ठीक है कुछ भी यानी कि करे, लेकिन यह मुद्दा हमारी पार्टी की भी, आज ये नई पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी की 14 सूत्री मांग रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से न्यायपालिका के विरुद्ध यानी कि हल्ला बोल दरवाजा खोल आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिस समय था उस समय से यह मांग रखा गया था। और विशेष अहम यानी कि ये जातीय जनगणना भी और नए एक मुद्दा है जो परिसीवन हर 10-11 वर्षों पे यानी कि 10 वर्षों पे जो है सो ये क्या परिसीवन यानी कि जो क्षेत्र परिसीवन जो है सो तय होती है, तो उस पर भी हमारी पार्टी जो है सो आगे काम कर रही है। और मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग माई स्थान की रहने वाली 70 वर्षीय महिला राजकुमारी देवी गुरुवार की सुबह से गायब है। वह टहलने के लिए निकली थी, इसके बाद से घर नहीं लौटी। परिजनों ने इसको लेकर मिठनपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। राजकुमारी देवी मानसिक रूप से कमजोर है। दर्शकों से अनुरोध है कि राजकुमारी देवी के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया मोबाइल नंबर 9708281005 पर संपर्क जरूर करें।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.